Good morning, students. I'm Harish, and I'm going to tell you a few things about French Revolution. This is my first video on YouTube, and मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कंपेल किया कि सर आप यू आर गुड एट टीचिंग, तो क्यों ना आप YouTube पे भी अपनी वीडियोस अपलोड करें जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो। वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, इवन इंडियन रेवोल्यूशन, बट ये सबसे सिग्निफिकेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एकेडमिक्स अप टू 12th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन सीबीएसई। 10th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीजें गिवन है इन आरबीएसई and other state boards, as well as it also comes under UPSC and other civil services exams. So it is quite important. So I would like to start and we will go deeply through this topic. So French Revolution. French Revolution कब start हुआ? सबसे पहले French Revolution की date I would like to mention here, 1789. 1789 was the year when this revolution took place. But ये revolution इतना important क्यों है? What is the reason behind it? वैसे तो कई revolution हुए, different revolutions. So इस revolution का importance इतना क्यों है? French revolution से पहले American revolution start हो चुका था, काफी लंबा American revolution which started in, let me tell you, which started in 1765 and it lasted up to 1783. But ये revolution इतना important क्यों नहीं था? क्योंकि इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड सोसाइटी पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। नाउ अब आगे चलते हैं। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्यों हम फ्रेंच रेवोल्यूशन ही क्यों पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई, ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द लैंडमार्क इवेंट जिसके बाद एंटायर वर्ल्ड में, फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप से एंटायर वर्ल्ड में डेमोक्रेसी, कंटेम्पररी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। नाउ सो व्हाट आर द कॉजेस बियॉन्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन? सो आई हैव मेंशन्ड हियर 5 causes: economic causes, political causes, social causes, intellectual causes, and immediate causes. So, first of all, I would like to discuss economic causes. So, first of all, economic causes की बात करते हैं। As we all know, किसी भी इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी अपनी 6th 7th 8th स्टैंडर्ड जो ग्रेड्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सो थोड़ा सा डीप जाना ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होती है अबाउट द टॉपिक, अबाउट द सब्जेक्ट। लेट्स सी। सो देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी, प्राइम सेक्टर्स। देयर आर 3 sectors, and overall there are 5 sectors. I will discuss it later when we will come to economics later on in further videos. I'll upload many more videos. So primary sector, it is also known as agriculture and related sector. Agriculture and related sector. Next one, secondary sector. It is also known as industrial sector. Secondary sector is also known as industrial sector.
And next one is tertiary sector. Tertiary sector is also known as service sector. So, primary or you can say agriculture and related sector. तो हम सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं. What was the condition of this sector in France during that period of time? So, primary sector जो था, agriculture sector, it was under, means agriculture. I would like to say because primary sector इतना developed नहीं था आज जितना developed है. So at that point of time, agriculture was the main activity, main livelihood mean of the people. So agriculture जो था, agriculture was in the hands of feudal lords. Feudal lords, जिनको हम आज प्रेजेंट डे सामंत कहते हैं, जिनको हम आज प्रेजेंट डे में इंडिया में हम इनको कहते हैं सामंत. सो फ्यूडल लॉर्ड्स, जो एग्रीकल्चर था, इट वाज अंडर द हैंड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. जो मोनार्क था, मोनार्क मींस रूलिंग क्लास, दैट इज राजशाही हम जिसे कहते हैं. सो जो फ्रांस में जो मोनार्क था या फ्रेंच मोनार्की थी, वो डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करती थी. फ्यूडल लॉर्ड्स रेवेन्यू, दैट इज टैक्स, जिसको हिंदी में हम कर कहते हैं, वो कलेक्ट करके मोनार्की को डिपॉजिट किया करते थे. कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स. अब फ्यूडल लॉर्ड्स का इसमें क्या बेनिफिट था? दे कीप अ पार्ट ऑफ दैट रेवेन्यू फॉर देयर वेलबींग, फॉर देयर बेनिफिट. बट इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जब ये आया तो इन्होंने एज इट इज ये डिपॉजिट करते रहे, बट इन्होंने देखा कि हमें अपने बेनिफिट को इंक्रीज करना है. सो दे बिकेम ऑप्रेसिव. ये ऑप्रेसिव हो गए. कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडल लॉर्ड्स ऑप्रेसिव होते गए और इनका ऑपरेशन, फ्यूडल लॉर्ड्स का ऑपरेशन सबसे ज्यादा किसने झेला? फार्मर्स. टोटल फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स. इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट. वी विल सी इट इन सोशल कॉजेस. जो फ्रांस की सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था. फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. थर्ड एस्टेट which comprises of businessmen, farmers, professionals such as doctors, lawyers, engineers and others, as well as उनमें farmers थे, landlords थे, sorry, that farmers rather than landlords, farmers as well as destitutes, workers and all. So पूरी entire French society का 95%, entire French society का 95% सिर्फ थर्ड एस्टेट से था. फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट नॉन टैक्स पेयर्स थे. वी विल कम टू दैट. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब ये एक इंटर रिलेशन है, देखेंगे अभी आप. सो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर वाज इन द हैंड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. फ्यूडल लॉर्ड्स रेवेन्यू कलेक्ट करके किसको देते थे? किंग को प्रोवाइड करते थे. सो अब फ्यूडल लॉर्ड्स ने क्या किया, अपने बेनिफिट को इंक्रीज करने के लिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया एंड ये ऑप्रेसिव हो गया. और इनका ऑपरेशन किसने झेला? पर्टिकुलरली पीजेंट्स. और इनसे सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड थी वो कौन सी क्लास थी? स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स. स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स. तो ये सबसे पहला इकोनॉमिक इंपैक्ट है. सेकेंड, देखिए इन 3 सेक्टर से ही हमें समझ में आ जाएगा क्लियरली. सेकेंड, सेकेंडरी सेक्टर, दैट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर. Industrial sector was totally absent. Absent means वहां पे इंडस्ट्रियल सेक्टर था ही नहीं. क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां हुआ था? एज वी ऑल नो, इंग्लैंड. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था. सो इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1730 में पहली फैक्ट्री ओपन हुई थी. 1730s में पहली फैक्ट्री ओपन हुई थी इन इंग्लैंड. उसके बाद इसका रेप्लिकेशन हुआ इन 1750s एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप सच एज जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ इन 19th सेंचुरी, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी.
That's why industrial sector was totally absent, as well as tertiary sector, that is service sector काफी weak था. अब देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए आई वुड लाइक टू टेल यू कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी. प्राइमरी सेक्टर क्या है? ऑल द थिंग्स विच वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. हमको जो सारी चीजें डायरेक्टली नेचर से मिलती हैं. एज आई हैव रिटन हियर एग्रीकल्चर, दैट इज कृषि, वी ऑल नो. तो ये हमें कहां से मिलता है? डायरेक्टली नेचर से, क्योंकि हम सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे हम डिपेंड करते हैं कि क्रॉप ग्रो होगी. देखिए वी आर नॉट एबल टू ग्रो क्रॉप्स ऑन आवर ओन एंटायरली. हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, बट मेन पार्ट यहां पे नेचर प्ले करती है. सेकेंड, एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज फिशरीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर में आती है. तो उस टाइम पे ये अदर एक्टिविटीज इतनी ज्यादा ग्रोन अप नहीं थी, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर. सेकेंडरी सेक्टर इट वाज एब्सेंट. अब देखिए क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में हम जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, हम जो कुछ भी प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्रीकल्चर में आप जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर यूज करेगा. अब सेकेंडरी सेक्टर जब एब्सेंट था तो उसका यूज नहीं होता था इतना ज्यादा. मतलब आप कह सकते हो जो कुछ भी आप एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर में प्रोड्यूस करते वो सेकेंडरी सेक्टर कंज्यूम करेगा, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर तो टोटली एब्सेंट था. इस वजह से इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं थी. टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज जनरेट की जाती, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जाता. आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में हम गुड्स प्रोड्यूस करें, मतलब फूड ग्रेन्स हैं. एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स की रियरिंग, ब्रीडिंग होती है. सेकेंडरी सेक्टर में हम चीजों को प्रोड्यूस करते हैं वाया मल्टीपल मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. बट टर्शियरी सेक्टर में ऐसा नहीं होता. टर्शियरी सेक्टर में हम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये सबसे बेसिक है एंड इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है. आपको एक तरह की सेवा दी जाती है कि आपको कोई भी गुड, एनीथिंग यू हैव, आपको यहां से अपने होम टाउन या किसी भी डेस्टिनेशन तक ले जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट का यूज करते हो बेसिकली. सो टर्शियरी सेक्टर वाज क्वाइट वीक. रोड्स इतनी अच्छी नहीं थी और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स इतने डेवलप नहीं थे. एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर का एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, आई एम आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सेक्टर. आई एम अ टीचर, आई एम प्रोवाइडिंग यू अ सर्विस. मैं यहाँ पे आपको एक सेवा प्रोवाइड कर रहा हूं. सो टर्शियरी सेक्टर वाज वीक, सेकेंडरी सेक्टर वाज टोटली एब्सेंट एंड प्राइमरी सेक्टर वाज डेवलप्ड, क्वाइट डेवलप्ड, बट एग्रीकल्चर वाज इन द हैंड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. सो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो जो फ्रेंच इकोनॉमी थी वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर वहां पे डेवलप्ड नहीं था. मतलब सेकेंडरी सेक्टर तो एब्सेंट था टोटली. सर्विस सेक्टर डेवलप्ड नहीं था, एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर वाज इन द हैंड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स व्हिच वर ऑप्रेसिव इन नेचर. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. As we can see here, मैंने अभी आपको सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेज ही एक्सप्लेन किए हैं. इसमें अभी एक कॉज रह गया. लुइस 16 was the ruler of France, was the ruler of France. Louis XVI was the ruler of France at that point of time. He ascended on the throne of France. He ascended on the throne of France, that is the Rajgaddi, throne of France, after his father's death.
आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अब इनके फादर कौन थे? लुई 15th, लुई 15th। in 1774। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए इनके बारे में, जिससे कि आपको पता चल जाए। ही वॉज फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी। ये किस डायनेस्टी से थे? बर्बन डायनेस्टी। ही वॉज फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी। सो ये फ्रांस का राजवंश था। डायनेस्टी मीन्स राजवंश होता है। सो ही वॉज फ्रॉम बर्बन डायनेस्टी। He ascended on the throne of France in 1774. Then, already France economic slowdown face कर रहा था। फ्रांस में वैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी। Then, in 1781, remember the day. So, in 1781, he sent army. Louis XVI sent army to North America. North America. To North America to assist Americans in their War of Independence. War of Independence. See, I would like to write few things. मैं कुछ और चीजें लिखना चाहूंगा यहाँ पे, देखिएगा। सो इन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन रेवोल्यूशन। सी देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1765 and it ended in 1783. But American War of Independence, little bit of difference here. American War of Independence, War of Independence. American War of Independence, it was started in 1775 and ended in 1783. So it started 10 years later. देखिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन का अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक पार्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बिगर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन का अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक पार्ट था। सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर आपको इनमें प्रॉब्लम हो तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। नाउ सो 1781 में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन 1781 लुइस 16 सेंट आर्मी टू नॉर्थ अमेरिका टू असिस्ट अमेरिकन्स इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो ऑलरेडी यू आर फेसिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है एंड स्टिल आप आर्मी भेज रहे हो कहां? फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका। आप एंटायर अटलांटिक ओशियन क्रॉस कर रहे हो। इसमें देखिए, इकोनॉमिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग इकोनॉमिक कॉस्ट। यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आप इकोनॉमिक स्लम्प को झेल रहे हो, स्टिल आप अमेरिका अपनी आर्मी भेज रहे हो जिससे कि वहां पे ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनकी हेल्प करे। अगेंस्ट हुम? किसके अगेंस्ट? एक्चुअली यहां पे स्टोरी इंटर रिलेट करेगी। अगेंस्ट हुम?
इन्होंने किसके अगेंस्ट भेजा? ब्रिटिशर्स। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स। अब ये ब्रिटिशर्स जो कि कॉलोनियल पावर थे यूरोप के, एंड इन्होंने नॉर्थ अमेरिका के काफी बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई कर रखा था। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प करने के लिए लुइस 16 ने अपनी आर्मी को भेजा, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनकी आर्क एनिमीज थी। मींस पुराने दुश्मन जो काफी लंबे टाइम से चले आ रहे। यूरोपियन सुपर पावर्स की आप कभी भी बात करें तो उसमें ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस, मतलब ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये दो सुपर पावर्स थी जो आपस में हमेशा से लड़ते रहे। देखिए एक्चुअली आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में या अमेरिकन रेवोल्यूशन जो भी चल रहा था उसमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस या लुइस 16 ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्यों आर्मी भेजी, क्यों ये अमेरिका की हेल्प करना चाहते थे? इसके पीछे रीजन एक और है। लेट मी टेल यू द रीजन। इसके पीछे क्या रीजन है? 7 years वॉर। 7 years war. Sorry, 7 years war. So 7-year war, इसको रब कर देते हैं। तो ये जो 7-year war है इसका डायरेक्ट रिलेशन है विद दिस। कैसे देखते हैं? पहले 7-year war का जो डेट लाइन है वो देख लेते हैं हम। वो क्या है? It was started in 1756 and it lasted up to 1763. So 7 year, you can see it here, 7-year war. एक्चुअल में तो ऐसे कहा जाता है कि 7-year war 1754 में स्टार्ट हुई थी, बट एक्चुअली it was started in 1756 and lasted up to 1763. So 7-year war में इसके लिए भी सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगा। क्यों? देखिए देयर इज अ रीजन, क्योंकि इन ये सारे जो इवेंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इसमें काफी फोल्ड्स एंड न्यूमरस फोल्ड्स आर देयर, एंड उन सारे फोल्ड्स को अनफोल्ड करेंगे तभी आप जाके समझ पाएंगे कि क्या रीजन था, इनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी क्यों थी। सो इन 7-year वॉर फ्रांस जो था वो हार गया था। फ्रांस डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन 7 years वॉर। तो इस डिफीट का वेंजेंस लेना था फ्रांस को। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहां पे लुइस 16 ने फ्रेंच आर्मीज भेजी। कहां? अमेरिका। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑलरेडी आप इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हो, आपने आर्मी भेजी। आर्मी जब आप यूरोप से, आप फ्रांस से, यूरोप से आप, मतलब यूरोप का ही एक पार्ट है फ्रांस, आप यूरोप से नॉर्थ अमेरिका आप आर्मी भेज रहे हो, और वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पीरियड ऑफ टाइम जब मैकेनाइज शिप नहीं हुआ करती थी, जब मंथ्स लग जाया करते थे, मंथ्स, कई महीने लग जाया करते थे ट्रैवल करना, अगर आप यूरोप से अगर आपको जाना हो नॉर्थ अमेरिका। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनको शिप्स चाहिए थे, इनको आर्म्स रिक्वायर्ड थे, जो सोल्जर्स थे उनके लिए फूड रिक्वायर्ड था, तो इन सब चीजों के लिए इनको पैसे रिक्वायर्ड थे। एंड इन्होंने इन द नेम ऑफ द वॉर, इन्होंने, क्योंकि देखिए एज वी ऑल नो कि जो किंग है, किंग कहीं जॉब तो करते नहीं है, एंटायर स्ट्रक्चर जो होता है उनका वो डिपेंड करता है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। मैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो डिपेंड करता है रेवेन्यू पे। तो अब रेवेन्यू जनरेशन भी इतना नहीं था। अब इन्होंने क्या किया? इन द नेम ऑफ वॉर, इन्होंने 1 billion livre, that was the livre livre, that was the currency of France, जो उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी हुआ करती, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसके बाद 1794 में ये करेंसी डिसकंटिन्यू हुई थी। सो इन्होंने 1 बिलियन लिवरे इन्होंने मर्चेंट्स
एंड बिजनेसमैन इनसे इन्होंने बोरो किए एट 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो कि आज भी बहुत ज्यादा है. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहां पे एंटायर फ्रेंच इकोनॉमी क्रम्बल हुई. तो यहां पे आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है. इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बाद एग्रीकल्चर वाज इन द हैंड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, जो कि ऑपरेसिव थे. पर्टिकुलरली इनका ऑपरेशन झेल कौन रहा था? स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स. सेकेंडरी सेक्टर वाज टोटली एब्सेंट. इंडस्ट्रीज वहां थी ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ही नहीं था तब तक. सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शियरी सेक्टर, वाज क्वाइट वीक. एंड इन सभी के ऊपर अगर आप देखें, एट लास्ट इन 1781 लुइस 16 सेंट आर्मी टू नॉर्थ अमेरिका टू असिस्ट अमेरिकन्स इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इन सभी रीजंस की वजह से फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आए और यहां पे फ्रेंच इकोनॉमी ऑलमोस्ट शट डाउन हो गई थी. ऑलमोस्ट. लेट्स सी टू द नेक्स्ट पॉइंट. विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखते हैं, हम अगले पॉइंट पे चलते हैं हम नाउ. सो पॉलिटिकल कॉज. अब पॉलिटिकल कॉजेज आई वुड से रादर देन पॉलिटिकल कॉज. अब पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे? पॉलिटिकल कॉजेज वो कॉजेज थे जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. लेकिन पॉलिटिकल कॉजेज डायरेक्टली इनसे रिलेट करते. देखिए इकोनॉमिक कॉज, यहां पे क्या हुआ? इकोनॉमिक स्लो डाउन. इकोनॉमिक स्लो डाउन. इकोनॉमिक स्लो डाउन फेस कर रहा था. और यू कैन से स्लम्प. इकोनॉमिक स्लम्प फेस कर रहा था फ्रांस. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अब इनके पास ट्रेजरी वाज टोटली एम्प्टी. एंड वी हैव सीन दैट कि इन्होंने 1 बिलियन लिवरे इन्होंने बोरो किए थे इन द नेम ऑफ द वॉर. सो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, फ्रेंच जो स्टेट था, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, दे वर अनएबल टू पे देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, लॉ मेकर्स एंड अदर प्रोफेशनल जो भी गवर्नमेंट के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करते थे, उनको ये पे नहीं कर पा रहे थे. जब ये उनको पे नहीं कर पाए, क्या प्रॉब्लम स्टैंड हुई? दे वर अनएबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज. जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, जो लॉ मेकर्स थे, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मुझे पे नहीं किया जाएगा देन आई विल नॉट एबल टू वर्क, बिकॉज मुझे सरवाइव करना है, मेरी फैमिली है. तो जस्ट लाइक दैट जो फ्रेंच ऑफिशियल्स थे उनमें से ज्यादातर लोग अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज फ्रेंच गवर्नमेंट वाज अनएबल टू पे देम सैलरीज. सो अब यहां पे इकोनॉमिक शटडाउन के बाद पॉलिटिकल शटडाउन दिख रहा है हमें क्लियरली कि यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो भी कोलैप्स हो गया. ऑल ऑफ सडन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी कोलैप्स हुआ. किसकी वजह से? इकोनॉमिक स्लम डाउन की वजह से. अगेन यहां पे फिर जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लुइस 16 को देखा था. लुइस 16 एक ऐसे पर्सन थे जो मतलब एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे थे. अब देखिए इनका नेक्स्ट ब्लंडर क्या था लुइस 16 का. नेक्स्ट, Louis XVI, he was ascended on the throne of France, as we have seen, as we have discussed. He was ascended on the throne of France in 1774. But before that, he got married. He got married in 1770. He got married in 1770 with Austrian princess. Austrian princess Marie Antoinette. So Marie Antoinette, because I'm not able to speak French, because I don't have that much knowledge of French language, but she was Austrian prince, Austrian princess. She was Austrian princess, and he got married
with her in 1770. ऑस्ट्रिया फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग एकदम बगल वाली नेबरिंग कंट्री नहीं, बट हाँ नेबरिंग कंट्री है. सो ऑस्ट्रिया, ये जो कुछ पावरफुल कंट्रीज हुआ करती थी यूरोप में, जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ये उन कंट्रीज में से एक थे. तो इनकी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जो थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से लुई 16 की मैरिज थी, एंड शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लुई 16 था, देखिए यहाँ पे कैरेक्टर, इट इज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ रूलर. यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे एक रूलर के कैरेक्टर के बारे में बात की. इट इज नॉट अबाउट दैट कैरेक्टर जो हम बेसिकली कैरेक्टर एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं. इट इज नॉट अबाउट दैट कैरेक्टर. इट इज अबाउट द कैरेक्टर ऑफ अ किंग, ऑफ एन एम्परर. कैसे, देखिएगा. लुई 16 की शादी जब हुई मैरी एंटोनिटी से, तो इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम, ये अपना टाइम क्या करते, उनको देखने में ही बिता देते. अब आप एक एम्परर हैं, you have obligation towards your subjects, but आप अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे रहे, मीन्स अपनी प्रजा पे आप ध्यान नहीं दे रहे. आप मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, अपनी वाइफ को देखने में. यू होल द टाइम, मतलब आप कह सकते हो सुबह से शाम तक ये बैठे ही रहते थे अपनी वाइफ को बिहेविंग लाइक एन एम्परर. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ऑलरेडी फ्रांस इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस झेल रहा है, एंड आप अपनी वाइफ को देखने में ही टाइम बिता रहे हैं. तो आप फ्रांस को कैसे प्रॉब्लम से निकालेंगे. नेक्स्ट आगे चलते हैं सर. सो आई हैव हैबिट ऑफ कॉलिंग माय स्टूडेंट सर, सो डोंट फील स्ट्रेंज. मेरी थोड़ी सी हैबिट है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सर कहता हूं. नाउ लेट्स सी द सोशल कॉज, or you can say social causes. So social causes डिस्कस करने से पहले आपको ये देखना होगा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी. फ्रेंच सोसाइटी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स. सो फ्रेंच सोसाइटी, so French society was divided into 3 estates. अब ये 3 estates देख लेते हैं हम. 1, फर्स्ट एस्टेट. एस्टेट मीन्स जागीर, जायदाद. You can say area of land, territory. Now, first estate was also known as clergy. क्लर्जी आप कह लें इसको, अगर हम बेटर वे में एक सिंगल वर्ड में अगर हम समझना चाहें तो चर्च कह जाओ. चर्च विच वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल. अब मैं चर्च की बात करूं तो देखिए, आज आपको लगेगा कि चर्च की बात मैं क्यों कर रहा हूं, या चर्च को इतना पावरफुल क्यों कह रहा हूं, क्या रीजन है. डेमोक्रेसी आने से पहले चर्च क्यों इतना पावरफुल था, क्या था, आई डिस्कस इट लेटर. बट हाँ, इतना भी बताता हूं. चर्च जो प्रीस्ट थे, बिशप्स थे, सी प्रीस्ट, पुजारी, बिशप्स, बड़े पुजारी, बिशप्स, आर्क बिशप्स, पोप, जो सबसे बड़े क्रिश्चियंस में जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है, जो कि आज भी वेटिकन में रहते हैं. वेटिकन सिटी विच इज लोकेटेड इन रोम हार्ट. रोम इज ऑल्सो नोन एज हार्ट ऑफ इटली. नाउ सो फर्स्ट एस्टेट, जिसको हम क्लर्जी भी कह सकते हैं, चर्च है, जिसमें प्रीस्ट, बिशप, आर्क बिशप्स, कार्डिनल एंड पोप, ये सभी हुआ करते थे. नाउ सेकेंड एस्टेट, लेट्स डिस्कस सेकेंड एस्टेट. सेकेंड एस्टेट, सो सेकेंड एस्टेट में कौन थे, सेकेंड एस्टेट में आया करते थे. सेकेंड एस्टेट, सबसे पहले सेकेंड एस्टेट को कहते क्या थे, दूसरा इसका नाम क्या था सेकेंड एस्टेट का, नोबिलिटी.
नोबिलिटी, नोबल्स, अभिजात वर्ग, जेंट्री क्लास, आई वुड से एरिस्टोक्रेट्स कह सकते हैं आप इनको। नोबिलिटी जिसमें आया कौन करते थे? कोर्टियर्स। नोबिलिटी में आया करते थे कोर्टियर्स, कोर्टियर्स, आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड लैंड ओनर्स एंड ऑल, ये सेकेंड एस्टेट में थे। थर्ड एस्टेट, अगला problem. So this was the second estate. Let's discuss third estate. थर्ड एस्टेट ये एक बड़ा ग्रुप था। थर्ड एस्टेट में कौन कौन था? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, farmers, workers, destitutes, etc. Destitutes, etc. See, देखिए, थर्ड एस्टेट बिजनेसमैन हुआ करते थे, प्रोफेशनल्स विच कंप्राइजेस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, lawyers, teachers and all, farmers as we all know, peasantry class, workers जो छोटे मोटे काम किया करते थे, other works किया करते थे, destitutes भिखारी जो you can say street wanderers होते जो सड़कों पे घूमते हैं बेचारे। Now अब इन तीन एस्टेट को देखिए, फ्रेंच सोसाइटी तीन एस्टेट में डिवाइडेड थी। अब इन तीन एस्टेट का परसेंटेज क्या था टोटल पॉपुलेशन में? अगर मैं इन दोनों एस्टेट्स को टोटल कर लूं, दे वर ओनली 5%। टोटल पॉपुलेशन का 5% कौन था सर? फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट, ओनली 5%। एंड थर्ड एस्टेट अकेले 95% पॉपुलेशन कैरी करता था, 95% पॉपुलेशन। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि देखिए किसी भी सोसाइटी में एस्टेट्स में अगर डिवीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रुप्स नहीं है तो, बट प्रॉब्लम कहां स्टैंड कर रही है? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थे, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट, दे वर नॉन टैक्स पेयर्स। ये नॉन टैक्स पेयर थे, ये टैक्स नहीं पे किया करते थे। थर्ड एस्टेट जो कि 95% है, वो एंटायरली टैक्सेस को पे किया करता था। इनके पास बर्थ प्रिविलेजेस थे, इनके पास बर्थ प्रिविलेजेस थे। सो इनके पास बर्थ प्रिविलेजेस थे, बर्थ प्रिविलेजेस। अच्छा, बर्थ प्रिविलेजेस क्या होते हैं? बर्थ प्रिविलेजेस ऐसे प्रिविलेजेस, ऐसी सुविधाएं या स्पेशल अथॉरिटी जो आपको आपकी बर्थ के साथ मिलती है। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के पास बर्थ प्रिविलेज था क्या? एक्चुअली फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो था, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट में जो भी पर्सन होता, उसकी जो अपकमिंग जनरेशन होती, वेदर दे आर एजुकेटेड, वेदर दे आर स्किलफुल और नॉट, वो ऑटोमेटिकली, अगर आप चर्च में पैदा होते उस टाइम तो आपको ऑटोमेटिकली प्रीस्ट की पोस्ट मिलती। अगर आप उस टाइम नोबिलिटी में पैदा होते तो ऑटोमेटिकली आपको नोबल की पोस्ट मिलती। मीन्स अगर आपके फादर फाइनेंस मिनिस्टर है, then you will become finance minister, that was birth privilege। अगर आपके फादर प्रीस्ट हैं तो आप भी प्रीस्ट बनेंगे, that was birth privilege। बट ये कंफाइंड था सिर्फ फर्स्ट टू एस्टेट तक, थर्ड एस्टेट तक ऐसा ये प्रिविलेजेस, ये बेनिफिट्स थर्ड एस्टेट को नहीं मिला करते थे। थर्ड एस्टेट सिर्फ टैक्सेस पे किया करता था एंटायरली, एंड ऑप्रेस्ड भी थर्ड एस्टेट ही था। नाउ लेट्स सी
आगे देखते हैं. There were two kind of special taxes. See, tithe and tail. So this was a tax, 1/10, or you can say 10%, 1/10 कह ले या 10% कह ले, both are same. 1/10 of total agricultural produce. Total agricultural produce. 1/10 of total agricultural produce was given to church. Was given to church by peasantry. जो कुछ भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे फार्म्स में, उसका 10% उनको पे करना पड़ता था. किसको? चर्च को. सो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पावर ऑफ चर्च. यहाँ पे आप देख सकते हैं चर्च कितना पावरफुल था कि चर्च को टोटल जो कुछ भी प्रोड्यूस होता था, बाकी रेवेन्यूज अलग है, लेकिन 1/10 उनको चर्च को पे करना पड़ता था. नेक्स्ट, दिस वाज, व्हाट वाज इट? इसको भी देख लेते हैं हम. डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट. डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट. डायरेक्ट टैक्स टू द स्टेट. सो ये डायरेक्ट टैक्स जाया करता था स्टेट को. दैट मीन्स गवर्नमेंट. स्टेट यहाँ पे स्टेट हियर स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आज प्रेजेंट डे स्टेट आप राज्य ना समझ लें, गवर्नमेंट. सो वहां पे डायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पे किया जाता था, दैट वाज स्टेट एंड दैट वाज टाइप. सो अब फ्रेंच सोसाइटी, अब देखिए यहाँ पे सोशल, जो सोशल कॉज है वो क्या है? समाज में ऑलरेडी 3 एस्टेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट नॉन टैक्स पेयर्स हैं, उनके पास बर्थ प्रिविलेजेस है. देखिए अनइवननेस, अगर आप सोसाइटी में, आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इक्वालिटी प्रोवाइड की है कि अगर आप स्कूल जाते हैं और आपका कोई फ्रेंड है, या आप कभी किसी कोचिंग क्लास में जाते हैं, आप यूपीएससी एंड ऑल इनकी प्रिपरेशन करते हैं, आप सीडीएस एंड ऑल सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, और आपका जो बेंचमेट है या आपका क्लासमेट है या आपका जो बैचमेट है, अगर वो आपसे रूड बिहेवियर करता है तो आप उससे बोलते हैं कि डोंट डू दैट. व्हाई इट इज सो? बिकॉज यू हैव राइट टू इक्वालिटी. एंड हर सोसाइटी में जहां पे आप रहते हैं, हम राइट टू इक्वालिटी सीक करते हैं. वी हैव राइट टू इक्वल बिहेवियर, इक्वल ट्रीटमेंट हमें मिलना चाहिए. ये लोग भी यही सीख कर रहे थे. तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जिनको बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ये कुछ करते या नहीं करते, इनके पास स्किल होता या नहीं होता, इनके पास एजुकेशन होती या नहीं होती, इनके पास नॉलेज होती या नहीं होती, लेकिन ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ बर्थ प्रिविलेज ये प्रीस्ट बन जाते या ये नोबल बन जाते, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर क्लास में, उस एस्टेट में पैदा होते थे, जो कि थर्ड एस्टेट के लिए टोटली एब्सेंट था. थर्ड एस्टेट ऑलरेडी टाइप पे करता था, टेल पे करता था, एज वेल एज इनको बर्थ प्रिविलेजेस नहीं थे. दिस वाज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये भी एक मेजर कॉज था बियॉन्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं. सबसिस्टेंस क्राइसिस. हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड एवर? इससे पहले आपने सुना क्या कभी? अगर नहीं सुना है कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस. Subsistence crisis. SIS, SES doesn't matter, कोई बात नहीं. So when basic means of livelihood, when basic means of livelihood get endangered. ठीक है.
अब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जब खतरे में पड़ जाए, अब ये बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? वी ऑल नो वी नीड फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग टू सर्वाइव। हमें सर्वाइव करने के लिए 3 चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ज्यादा चीजें नहीं रिक्वायर्ड है हमें फूड रिक्वायर्ड है, शेल्टर रिक्वायर्ड है एंड क्लॉथिंग। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्रांस, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, famine एंड क्रॉप फेलियर, यहाँ पे खाने की, फूड की शॉर्टेज थी। मीन्स दे बेसिकली यूज टू कंज्यूम ब्रेड, जैसे कि हम यहाँ पे चपाती खाते, दे यूज टू कंज्यूम ब्रेड। सो वहां पे ब्रेड की शॉर्टेज हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे? इन बिटवीन 1714 टू 1789, in between 1714 to 1789, French population rose from 23 million to 28 million. So देखेंगे हम विद इन द पीरियड ऑफ 75 ईयर्स में फ्रांस की जो पॉपुलेशन की 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी विद इन 75 ईयर्स, एंड दैट वाज रैपिड इंक्रीज। ये एक काफी तेज इंक्रीज था। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके पास ऑलरेडी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कम है, एज वेल एज पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई। तो हम जैसे कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी वही हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो वैसे ही बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कम थे इनके पास, एंडेंजर्ड थे, मीन्स सब्सिस्टेंस क्राइसिस, दे वर फेसिंग सब्सिस्टेंस क्राइसिस, उसके ऊपर से पॉपुलेशन इंक्रीज। सो बिकॉज ऑफ दीज सोशल कॉजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट वन इज इंटेलेक्चुअल कॉज या इंटेलेक्चुअल कॉजेस हैं। इंटेलेक्चुअल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है वॉल्टेयर। इसके अलावा जीन जैक्स रूसो, So, next one is Jean Jacques Rousseau. Next one, Montesquieu. John Locke, and several others. Actually, intellectual causes क्या थे? ये intellectuals हुआ करते थे. These were the philosophers, social reformers, जिन्होंने लोगों को बताया कि the type of government you are having in France is not appropriate. You don't have right to express your opinion. You don't have right to ask or raise a question. Actually, लोगों को ये पता था कि जो गवर्नमेंट है, इसको जो अथॉरिटी प्रोवाइड की ये गॉड ने प्रोवाइड की है। लोगों में फियर था चर्च का। देखिए, आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था, तब क्या था कॉन्स्टिट्यूशन?
तब जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था तब रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। तो लोगों के मन में फियर किसका था? चर्च का। चर्च ने क्या कहा कि ये जो किंग है ये गॉड के रिप्रेजेंटेटिव है, दैट्स व्हाई दे आर रूलिंग यू ऑल। और लोग यही मान के चल रहे थे। बट इन लोगों ने, ये इंटेलेक्चुअल्स जो थे, इन इंटेलेक्चुअल्स ने लोगों में ये चीजें यू कैन से इम्प्लांट की कि नहीं, आप जिस टाइप ऑफ रूलिंग को समझ रहे हो कि ये रूलिंग बाय द विल ऑफ गॉड है, इट्स नॉट राइट। वॉल्टेयर ने लोगों को राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन, इन्होंने एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने कहा था कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, बट हाँ, मैं आपकी इस राइट का रेस्पेक्ट करता हूं। किस राइट का? राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। बिकॉज हम सभी के पास इस बात का अधिकार होना चाहिए कि मेरे जो विचार है उनकी मैं अभिव्यक्ति, उनको मैं एक्सप्रेस कर सकूं फ्रीली, उस पर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। जीन जैक्स रोusseau या फिर मोंटेस्क्यू की बात करें, अब जीन जैक्स रोusseau इन्होंने बुक लिखी थी, दैट वाज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने क्या कहा था? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी यूनिट है जो लोगों, रूलर एंड उसके सब्जेक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन है। रूलर और सब्जेक्ट यानी कि लोग जो हैं, जिनको रूलर रूल कर रहा है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज गवर्नमेंट। वेयरएज मोंटेस्क्यू ने कहा कि पावर मस्ट नॉट रिसाइड इन वन हैंड। पावर कभी एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए, पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। मोंटेस्क्यू ने ही जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो आज हम पावर का डिवीजन देखते हैं इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो इनके थ्रू आइडिया दिया हुआ था, मोंटेस्क्यू के थ्रू। सो ये जो फिलोसोफर्स थे, इन फिलोसोफर्स ने आइडियाज दिए लोगों में, इन चीजों को इन्होंने इम्प्लांट किया, उनको समझाया। यू मस्ट हैव राइट टू आस्क क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन पूछने का राइट होना चाहिए। रूल ऑफ रीजन आप पढ़ेंगे आगे, 10th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई में भी गिवन है ये। रूल ऑफ रीजन मींस whoever is ruling you, जो कोई भी आपको रूल कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पुट अप कर सकें, आप उससे ये पूछ सके why you are governing us in this way or in this manner. Is that clear? चलिए, क्या था इमीडिएट कॉज था? रॉन्ग policies of Louis XVI. Wrong policies of Louis XVI. इनकी गलत पॉलिसीज। अब इनकी गलत पॉलिसीज क्या? When France was under economic, political and social crisis, mainly फ्रांस की ट्रेजरी, it was totally empty. उसके पास, लुइस 16 के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को पे कर पाता, तो इस वजह से पॉलिटिकल कोलैप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स भी हुआ था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसने सोचा कि आई नीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इसने सोचा कि मुझे इसके लिए एक सॉल्यूशन निकालना होगा, और उसका सॉल्यूशन इसने सोचा कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इनके एक एडवाइजर थे, टगॉट। इन्होंने इनको एडवाइस किया। आई टेल यू ऑल दीज थिंग्स लेटर इन नेक्स्ट लेक्चर, आपको बताऊंगा, बट इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू। इन्होंने इनको एडवाइस किया कि सर डू वन थिंग, एरिस्टोक्रेसी के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाए, उनको भी टैक्स देने के लिए कंपेल किया जाए। मींस इट इज नॉट अबाउट परसुएशन, उनको मनाना नहीं है, उनके ऊपर टैक्सेस को इंपोज करना है, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी भी टैक्स दे लाइक अदर्स, एज वेल एज
इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, जिससे कि लोगों में जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके। एज वेल एज इन्होंने एक मेजर पॉइंट और कहा था, विच यू आर नॉट एबल टू बिलीव, आप नहीं बिलीव करोगे, बट हाँ, व्हेन यू विल डीपली स्टडी अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ क्या रीजन, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू वो सही है या नहीं। एक्चुअली इन्होंने एक और चीज कही थी लुईस 16 से कि सर आप जो क्वीन के जो खर्चे हैं उनको भी कंट्रोल करें। इन सारे सजेशंस, इन सारे एडवाइसेस को मान के रिवॉर्ड देने के बजाय टर्गॉट को इन्होंने उसको फ्रांस से बाहर, उसको एग्जाइल पे उसको बाहर भेज दिया, उसको फ्रांस से बाहर निकाल दिया। दिस वाज हिज मेजर मिस्टेक। इसके बाद इन्होंने on 5th May 1789, on 5th May 1789, he called the meeting of Estates General to raise taxes. Actually इन्होंने 1789, 5th May 1789 को एस्टेट जनरल, जो 3 एस्टेट्स थे, उन एस्टेट्स के जितने एस्टेट जनरल से उनकी मीटिंग को कॉल किया। उनकी मीटिंग को कॉल इसने क्यों किया? क्योंकि ये रेवेन्यू यानी कि टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहता था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि फ्रेंच मोनार्की में जो सिस्टम था, जो ओल्ड रेजाइम था, जो ओल्ड सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्सेस को मोनार्की अपने बेसिस पे ऑन इट्स ओन मोनार्की टैक्सेस रेज नहीं कर सकती थी। उनको सारे एस्टेट जनरल्स को कॉल करना पड़ता, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग होती, उसमें वोटिंग होती, उस वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड होता कि टैक्सेस रेज किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। सो व्हाट वाज द डेट? 5th of May 1789, meeting of estate generals, meeting of estate generals, meeting of estate generals, which was called by Louis XVI. सो लास्ट टाइम ये मीटिंग कब हुई थी इन फ्रांस? इससे पहले ये मीटिंग हुई थी 1614 में, 175 years ago, 175 years ago। लास्ट टाइम ये मीटिंग कब कॉल की गई थी? 1614 में। सो इस मीटिंग को इन्होंने बुलाया, एस्टेट जनरल्स की मीटिंग को इन्होंने बुलाया, और इन्होंने सोचा कि आई एम इजिली एबल टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, क्योंकि इस मीटिंग का जो ओल्ड सिस्टम, ओल्ड रेजाइम जो था, वो क्या था कि पर्टिकुलर हर एस्टेट के पास एक वोट हुआ करता था, हर एस्टेट के पास एक वोट हुआ करता था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। अब अगर ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग वोटिंग होती तो क्या होता? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट नॉन टैक्स पेयर थे, तो डेफिनेटली वो किसी भी तरह का जो प्रपोजल आता उनके फेवर में तो होता ही होता, क्योंकि उनको टैक्स तो पे करने नहीं थे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो मोनार्की को सपोर्ट करते और इजीली टैक्सेस रेज कर दिए जाते। बट ऑल ऑफ सडन यहां पे सारा का सारा सीन बदल गया, एंड आई विल टेल यू अबाउट दीज थिंग्स इन नेक्स्ट lecture. So now, thanks for today. I'll meet you tomorrow. Thank you.